अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पिछले दिनों में जैसे ही बहरिया ने पाकिस्तान से अपना कारोबार वाइंड अप करना शुरू किया, मलिक रियाज ने जो जिस तरीके से उनके ऊपर हालात बना दिए गए हैं और उनको डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करके और उनके रेड वारंट इशू हो गया और ये वो सारा जो पिछले 1 साल से चक्कर चल रहा है। तो बहरिया ने काफ़ी सारे जो हैं वो ओपन फार्म दिए हैं। ओपन फार्म के बारे में मैं आज आज कुछ बात करना चाहता हूँ। ओपन फार्म प्लाट क्या चीज़ होती है? अक्सर जो क्लाइंट्स हैं वो ओपन फार्म के बारे में कन्फ्यूज़ होते हैं कि ओपन फार्म की डील किस तरीके से प्रोसीड होगी, ओपन फार्म का मालिक कौन होता है, ओपन फार्म का पे ऑर्डर किस बंदे के नाम के ऊपर बनाएं, या ओपन फार्म की मेन चीज़ है कि डील किस तरीके से प्रोसीड की जाए और क्या ये सिक्योर चीज़ है ओपन फार्म या ये सिक्योर नहीं है। तो आज मैं ओपन फार्म के बारे में काफ़ी सारी एम्बिग्यूटीज़ जो हैं क्लाइंट्स की वो क्लियर करना चाहता हूँ कि ओपन फार्म क्या चीज़ होती है और ओपन फार्म की डील को किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए। तो ओपन फार्म या ओपन लेटर, सबसे पहले इसकी हम लोग बात करते हैं। ये मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के अंदर कंसेप्ट है ओपन फार्म का। जैसे बैरियर टाउन के अंदर कंसेप्ट है ओपन फार्म होता है, ओपन फार्म की ट्रांसफ़र फ़ीस नहीं लगती। ओपन फार्म फर्स्ट अलाटी होता है, जिस बंदे के नाम के ऊपर चीज़ पहली दफ़ा ट्रांसफ़र होनी होती है। बेसिकली बैरिया जिस प्रॉपर्टी का मालिक होता है और उसके बाद बैरिया वो अपनी ओनरशिप उस प्रॉपर्टी की जिस बंदे को ट्रांसफ़र करता है, तो वो जो पहला अलाटी होता है उस बंदे को हम लोग ओपन फार्म कहते हैं कि वो किसी भी बंदे के नाम के ऊपर जमा हो सकता है। तो दूसरी सोसाइटीज़ के अंदर जैसे लेक सिटी के अंदर ओपन लेटर का कंसेप्ट है। बैरिया में ज़रा थोड़ा-सा कंसेप्ट डिफरेंट है। बैरिया उस तरीके से नहीं करता। जैसे लेक सिटी में आपको नॉमिनल एक उनकी कोई फ़ीस होती है और वो अगर आप फ़ीस जमा करवाते हैं तो अपनी फ़ाइल को ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद आप उस फ़ाइल को किसी भी टाइम अपने किसी भी बंदे के नाम के ऊपर उसको जमा करवा सकते हैं। तो उसमें ये चीज़ होती है कि उनकी कोई नॉमिनल एक फ़ीस होती है, वो फ़ीस आप पे करते हैं और वो सेलर को फ्री कर देते हैं। सेलर को आप पेमेंट करके जिस बंदे से आप चीज़ परचेज़ करते हैं, बेशक वो तीसरी ट्रांसफ़र हो, 5वीं ट्रांसफ़र हो, वो इसी तरीके से सेलर को फ्री कर देते हैं। सेलर को उसकी पेमेंट मिल जाती है और सोसाइटी रिसीविंग दे देती है। ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ लेक सिटी की, कि सोसाइटी आपको जो है वो रिसीविंग दे देती है कि ये फ़ाइल सेलर ने सरेंडर कर दी है और इस तरीके से जो है परचेज़र इसका कभी भी जिस बंदे ने ये परचेज़ करना है वो आके अपना एविडेंस दिखा के उसको अपने नाम के ऊपर ट्रांसफ़र कर लेता है विदाउट एनी ट्रांसफ़र फ़ीस। तो इसी तरीके से जो बैरियर टाउन के अंदर कंसेप्ट है, और बैरियर टाउन के अंदर यही कंसेप्ट है कि आपने ये बेसिकली आप सिर्फ जो फर्स्ट टाइम अलाटी होता है, जिस वक्त बैरिया की एक प्रॉपर्टी कुछ सेल करता है बैरिया, तो उसका बैरिया ओनर होता है और बैरिया की ओनरशिप के बाद जिस वक्त बैरिया वो ओनरशिप ट्रांसफ़र करता है, तो वो अपने जिस बंदे को ट्रांसफ़र करता है वो उस फार्म को जो किसी भी नाम के ऊपर ट्रांसफ़र होने से पहले जो एक खाली फार्म होता है उसको हम लोग ओपन फार्म कहते हैं। ओपन फार्म के अंदर ये चीज़ होती है कि उसमें जस्ट आपने अपने पर्टिकुलर्स फिल करने हैं और उसकी एक प्रोसेसिंग फ़ीस होती है। जैसा कि मैं बैरिया के अंदर बता रहा हूँ, तो बैरिया में आपकी रेजिडेंशियल की 11,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है। रेजिडेंशियल प्लाट कोई भी हो, 5 मरले का, 10 मरले का, कनाल, उसकी प्रोसेसिंग फ़ीस, या कमर्शियल उसकी प्रोसेसिंग फ़ीस, रेजिडेंशियल प्लाट की 11,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस है और कमर्शियल प्लाट की 51,000 प्रोसेसिंग फ़ीस है। तो इसमें आपने इसका बेनिफिट ये होता है कि इसमें आपने ट्रांसफ़र फ़ीस नहीं देनी होती, इसमें सिर्फ आपने एक प्रोसेसिंग फ़ीस देनी है और प्रोसेसिंग फ़ीस दे के ये चीज़ आपके नाम के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती है और आप इसके ओनर बन जाते हैं। उसके बाद प्रोसीजर होता है तकरीबन बैरिया का 2 से 3 माह का प्रोसीजर होता है। फिर बैरिया से आपके नाम की स्टेटमेंट भी निकल आती है। फिर आपका जो एक पिक्चर वाला अलॉटमेंट लेटर होता है एक ट्रेडिशनल बैरिया का, वो भी आपका निकल आता है इसी ओपन फार्म की बेस के ऊपर। ओपन फार्म के कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। ओपन फार्म के सबसे पहले हम बेनिफिट्स के ऊपर आ जाते हैं। बेनिफिट्स, ओपन फार्म का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसके अंदर आपको ट्रांसफ़र फ़ीस नहीं लगती। ट्रांसफ़र फ़ीस इसकी सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ीस होती है और ट्रांसफ़र फ़ीस फ्री होती है इसकी। दूसरी चीज़ ये होती है कि एक ट्रेडिशनल इसका कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगता, इसके अंदर कोई एनओसीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी एनडीसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। डायरेक्ट आपने वो जिस बंदे के पास ओपन फार्म होता है, ओपन फार्म आपने लेना है और अपने नाम के ऊपर जाके उसको बैरियर में पर्टिकुलर्स फिल करने हैं जस्ट उसके ऊपर, और आपने उसको जमा करवा देना है। फिर ओपन फार्म को जमा करवाने के लिए आपको परचेज़र को आने की ज़रूरत नहीं पड़ती और सेलर को भी आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो जिस बंदे के हाथ में होता है ओपन फार्म, बेसिकली वो उसी बंदे की प्रॉपर्टी होती है और उसका नो डाउट पीछे रिकॉर्ड होता है बैरियर के पास, लेकिन वो उसी बंदे की प्रॉपर्टी होती है जिस बंदे के वो हाथ में होता है। तो इस वजह से वो कोई भी बंदा लेके आ सकता है और वो ला के, अगर ट्रांसफ़र का प्रोसीजर 2 घंटे का, 3 घंटे का प्रोसीजर है, तो ये 15 मिनट का प्रोसीजर है और ये आपके नाम के ऊपर एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसमें आपको कुछ खास कोई एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2 तस्वीरें, आईडी कार्ड की कॉपी, नॉमिनी की आईडी कार्ड की कॉपी, ये 2-4 चीज़ें होती हैं और ये प्रॉपर्टी आपके नाम के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इस हवाले से जो है कि इसकी आपको ट्रांसफ़र फ़ीस नहीं लगती। उसके अलावा इसमें ट्रांसफ़र करवाना ईज़ी है,
को कम्प्लेक्स आपको डॉक्यूमेंट्स को एनडीसी को एनओसीज एक्साइज का एनओसी ये सारी चीज़ें आपको कुछ भी नहीं लगती, ये आप इसी तरीके से करवा सकते हैं। सबसे बड़ा उसका जो ट्रांसफ़र फ़ीस ना होने की वो जो बेनिफिट है उसमें ये चीज़ है कि उसको आप एक अरसे तक इसको ओपन रख सकते हैं। जैसा कि ड्यूरेशन इसकी किसी भी जिस वक़्त बैरियर डील देता है तो डील देने के बाद इसकी मिनिमम जो ड्यूरेशन होती है 6 मंथ्स होती है। 6 मंथ्स तक आपने उसको जमा करवाना होता है अपने नाम के ऊपर और मैक्सिमम ये 1 साल तक आपने अपने नाम के ऊपर ये प्रॉपर्टी जमा करवानी होती है। तो इसका ये बेनिफिट एक ये भी है कि इसमें जिन लोगों ने अपना ब्लैक मनी वाइट करनी है, उन लोगों के लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। जो ये सरकारी मुलाज़मीन होते हैं जिनके पास करप्शन का पैसा है या कोई इस तरीके से जो रोटेशन के अंदर अपना पैसा रखते हैं और जिन्होंने अपने नाम के ऊपर प्रॉपर्टी नहीं करवानी होती ताकि वो किसी रिकॉर्ड के अंदर ना आए, उन लोगों के लिए ये बेस्ट चीज़ होती है। फिर उसके बाद इसका बेनिफिट ये है कि चूँकि इसकी ट्रांसफ़र फ़ीस नहीं लगती, अगर आप इसको ओपन ही लेके रख लेते हैं तो कुछ अरसे के बाद अगर आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया है, लेट्स सपोज़ आपने 4 टू 6 मंथ्स के लिए और या 1 साल तक के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो आप इसको ओपन फार्म ही रखें और 1 साल तक के अंदर आप किसी भी ड्यूरेशन के अंदर एज़ इट इज़ ही आपको, चूँकि इसकी कुछ भी ऊपर आपके खर्चा नहीं आता, जस्ट आप इसको ओपन फार्म को बैरियर से वेरीफाई करवाएँ। बैरियर इसकी वेरिफिकेशन करेगा कि ये बैरियर की प्रॉपर्टी है और इसके अगेंस्ट यही प्लॉट नंबर है, इसके ऊपर कोई लिटिगेशन कोई इस तरीके से कोई फाइल ब्लॉक नहीं है या ओपन एक्सपायर नहीं है, तो इस तरह का कोई चीज़ तो नहीं है। जिस वक़्त ये सारी चीज़ें आप उसकी तसल्ली करवा लें तो उस वक़्त आप उसको अपने लॉकर वगैरह में रख दें या अपने किसी ड्रॉअर में जाके रख दें और उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जिस वक़्त आपने सेल करना हो जस्ट अपनी डील शील करें, जो भी आपकी जो रेट तय होता है और अगले बंदे के हाथ में ला के ओपन फार्म दे दें, उसमें और आपको कोई फर्दर किसी चीज़ की भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं ओपन फार्म के, कि इसके अंदर आपको जो है ना उसका कम्प्लेक्स प्रोसीजर कोई नहीं है, ब्लैक मनी वाइट करनी है उसके लिए ये ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये ओपन फार्म होता है। ये बेसिकली बैरिया के बाद जो फर्स्ट ओनर बनता है ये ओपन फार्म वाला ओनर बनता है। लेकिन जिस वक़्त ये फिल हो जाता है, फिल होने के बाद इसका जो ओपननेस होती है वो इसकी ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद जो भी नेक्स्ट बंदा इसको परचेज़ करेगा तो उसको इसका जो है ट्रांसफ़र फ़ीस देनी पड़ेगी और उसको प्रॉपर जो है वो प्रोसीजर फ़ॉलो करके इसके पोज़ेशन यूटिलिटी के चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे और अपने नाम के ऊपर इसको ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा। तो ये जहाँ पे इतने सारे बेनिफिट्स हैं, कुछ इसके जो है वो फ्लॉज़ भी हैं। फ्लॉज़ के अगर हम लोग डिस्कस करें तो उसमें ये चीज़ है कि एक तो इसकी इस हवाले से सिक्योरिटी नहीं है कि खुदा ना खास्ता आपको लेके निकले हैं बाहर, तो बाहर से किसी बंदे ने आपसे वो छीन लिया ओपन फार्म, तो वो उसी के चूँकि हाथ में चीज़ है तो वो उसी की ओनरशिप है। नो डाउट इसका जो है ना वो हम लोग लिटिगेशन में जा सकते हैं, फिर उसके बाद उसकी फ़ाइल की ट्रांसफ़र रुकवा सकते हैं। बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं उसको रुकवाने के, लेकिन ये है कि वक़्ती तौर के ऊपर एक दफ़ा बंदा परेशान हो जाता है अगर खुदा ना खास्ता कोई इस तरीके से कोई इंसिडेंट अगर किसी बंदे के साथ हो जाए। तो ये एक इसका जो है वो बेनिफिट, एक जो इसका फ्लॉ है वो ये चीज़ है। दूसरी इसके बाद एक इसका फ्लॉ ये है कि इसके अंदर चूँकि आपने वो ट्रांसफ़र फ़ीस वगैरह नहीं देनी होती, तो जिस वक़्त आपका ये जमा हो जाता है तो ये तकरीबन आप कह लें कि अगर आप मार्केट से कोई ट्रांसफ़र वाला पीस उठाते हैं, ट्रांसफ़र चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसके ऊपर आपको पोज़ेशन और यूटिलिटी के चार्जेज़ देने पड़ते हैं। ओपन फार्म के अंदर पोज़ेशन और यूटिलिटी के चार्जेज़ पे करने के लिए आपको कम से कम 6 माह का टाइम मिल जाता है। ये भी इसका बेनिफिट है कि आप 6 माह तक उसको ओपन रखें, 6 माह के बाद अपने फंड्स अरेंज करें और उसके पोज़ेशन और यूटिलिटी के चार्जेज़ पे करें और उसको अपने घर बनाने के लिए रेडी रखें, जिस वक़्त बंदे ने इसकी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो ट्रांसफ़र पीस होता है, ट्रांसफ़र चीज़ के अंदर आपको चूँकि पोज़ेशन और यूटिलिटी के चार्जेज़ उसमें पेड मिलते हैं, तो वो तकरीबन उतने की वो चार्जेज़ बन जाते हैं पोज़ेशन और यूटिलिटी के। जैसे कि आप अगर 10 मरले का प्लॉट लेते हैं, तो वो 8 से 10 लाख रुपया आपका उसका ट्रांसफ़र फ़ीस का खर्चा आ जाता है और 11-12 लाख रुपया उसके पोज़ेशन यूटिलिटी के चार्जेज़ हैं। तो ओपन फार्म के अंदर पोज़ेशन यूटिलिटी के चार्जेज़ नहीं पे होते, वो आपने खुद पे करने होते हैं। तो वो कान उधर से पकड़ लें या कान उधर से पकड़ लें, वो कोई तकरीबन इतना ज़्यादा इन दोनों चीज़ों का कोई ऐसा फ़ायदा कोई नहीं है। ओपन फार्म में आपको पोज़ेशन यूटिलिटी के चार्जेज़ पेड नहीं मिलते, ट्रांसफ़र फ़ीस के अंदर आपको पोज़ेशन यूटिलिटी के चार्जेज़ पे मिल जाते हैं। तो ये इसका हमें मेन इसका जो है ना वो बेनिफिट्स और इसके फ्लॉज़ है। अब इसके बाद आ जाते हैं कि जो सबसे मेन क्वेश्चन है कि ओपन फार्म की डील को प्रोसीड कैसे किया जाए? चूँकि इसका ओनर कोई नहीं है, तो इस वजह से इसको प्रोसीड करने के लिए प्रॉब्लम है कि आपने किस बंदे के नाम के ऊपर आप पे ऑर्डर बनाएँगे, आप किस तरीके से पेमेंट करेंगे, बयाना करना है तो बयाना आप किस बंदे से करेंगे या जिस बंदे को आप टोकन दे रहे हैं, वो इतना ऑथेंटिक है कि वो आपके पास वो आपको उस डील को प्रोसीड कर दे। चूँकि इसका ओनर कोई नहीं है तो इस वजह से जो है ना इन चीज़ों के अंदर इसके प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इस चीज़ में मैं अपने क्लाइंट्स को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये ओपन फार्म बिल्कुल एक प्रोसीजर है और ये ओपन फार्म ट्रांसफ़र फीस से एनीवेज़ आपको बेहतर ही रहता है। कि आप देखें
कि अगर आपके पास बजट कम है, आपने एक ओपन फार्म प्लॉट परचेज कर लिया, तो 6 माह तो आपको लग जाएंगे कि बैरिया को डिमांड करते करते आपसे, आप उसको 6 माह तक पहले तो उसको रखें, 6 8 महीने 1 साल तक आप उसको रखें ओपन ही। उसके बाद आप उसको जमा करवा दें। जमा करवाने के बाद आपको कुछ 4 महीने 6 महीने मिल जाते हैं पोजेशन यूटिलिटी के चार्जेस पे करने के लिए। तो आपको तकरीबन 1.5 साल तक का अगर टाइम मिल जाए पोजेशन यूटिलिटी के चार्जेस का, 10 मरले के प्लाट के ऊपर अगर 11 12 लाख रुपए के करीब पोजेशन यूटिलिटी के चार्जेस हैं, तो आपका 11 12 लाख रुपए की बचत हो जाती है और आपको कोई ट्रांसफर के ऊपर इतना एक्सपेंस नहीं आता। तो इस तरीके से ना आपको साल 1.5 साल का टाइम मिल जाता है। उतनी देर में आपने अपने फंड्स अरेंज कर सकते हैं, और अगर आपने सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है तो इतने अरसे में आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है और आप इसको सेल कर सकते हैं। अब चीज़ ये है कि इसको डील को मैच्योर कैसे किया जाए। इसमें बैरिया टाउन की जो प्रैक्टिस है वो इसी तरीके से है कि बैरिया अपने ऑथराइज डीलरों को, जो इनके कुछ 7 8 ऑथराइज डीलर हैं, उनको ये बैरिया सिर्फ डील देता है, या उसके अलावा जो बंदा भी बैरिया से डील करना चाहता है, बैरिया उनको डील दे देता है। तो उसकी डील इसी तरीके से होती है कि पहले आप इसका ओपन फार्म लेके, जिस बंदे ने भी प्लाट परचेज किए होते हैं उसने को बैरिया 20 20 25 25 प्लाट जो है ना, वो एक जो अगर पट्टी क्लियर हुई है तो वो एक ही बंदे को किसी को अलाट करता है, वो बंदा फिर मार्केट में सेल करता है। तो इसका जो सबसे पहला प्रोसीजर है जी, ओपन फार्म की आप सिर्फ टोकन दें, नॉमिनल टोकन दें, 1 लाख 2 लाख रुपया टोकन दें। टोकन दे के आपको उसके डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स लेके आप बैरिया के अंदर जाएं, बैरिया से जाके उसकी आप वेरिफिकेशन करें कि ये इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट यही वाला प्लाट है और इसके ऊपर कोई लिटिगेशन तो नहीं है, फाइल ब्लॉक तो नहीं है। वो आपको सारा एंटरटेन करेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि इस तरह का इसके ऊपर मसला तो कोई नहीं है। जिस वक्त आपकी उसकी वेरिफिकेशन हो जाती है, उसके बाद आप अगर इसकी कोशिश करें कि आप इसकी जल्दी पेमेंट करके अपने नाम के ऊपर इसको ट्रांसफ़र करवा लें, उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और उसमें जो है ना वो आप हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर, वैसे तो ये 1 दिन के अंदर भी आप अपने नाम के ऊपर करवा सकते हैं क्योंकि इसमें कोई ऐसे एनओसीज नहीं चाहिए होते हैं, लेकिन ये है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर आप अपनी डील प्रोसीड कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपको कोई टाइम चाहिए, मेन मसला बनता है टाइम लेने में। लेट्स सपोज आपको कुछ 4 हफ्ते 6 हफ्ते का टाइम चाहिए और दूसरी पार्टी डिमांड करती है कि हैवी टोकन करें, और वो रिक्वायरमेंट भी होती है हैवी टोकन, क्योंकि आपने अगले बंदे को भी मानना है। 50,000 लाख रुपए के ऊपर अगर आप उसके साथ खेलने की कोशिश करेंगे, उसको जिस वक्त 2 4 लाख ऊपर ऑफर आएगी, उसको लाख के 1,000 लाख भी देना पड़ेगा आपको, तो आप उसका कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो प्रॉपर्टी में आपको पता है कि 5 10 लाख रुपए ऐड होते हुए कोई टाइम नहीं लगता, होने पे आए तो ये 2 4 दिन के अंदर भी ऐड हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हैवी टोकन करना भी ज़रूरी होता है। तो उसमें तरीकाकार ये होता है कि आपको चाहिए कि आप किसी अथेंटिक बंदे से डील करें, किसी ऑथराइज बंदे से डील करें, ठीक है। अब चीज़ ये होती है कि ऑथराइज बंदे के पास चूंकि डीलें ही होती हैं, तो वो बंदा, हर बंदा आपको ये कहता है जी कि हमारे पास डील है, हालांकि वो डील उन्होंने पहले दिन ही बेच देते हैं, लेके प्लाट अंदर से बाद में निकलते हैं, वहीं से अंदर बैठी उसकी प्लाटों की कटिंग शुरू कर देते हैं, कुछ 1 लाख 2 लाख रुपये ऊपर मार्जिन लेके अपना जो है ना वो प्लाटों को सेल करना शुरू कर देते हैं। तो इस सूरत हाल में करना ये चाहिए कि आप जिस बंदे से चीज़ ले रहे हैं उस बंदे की क्रेडिबिलिटी चेक करें, उस बंदे की वर्थ चेक करें, मार्केट में कितने अरसे से काम कर रहा है, उसका ऑफिस कैसा है, उसका ऑफिस ऐसा है कि अगर हम लोग उसको 10 15 लाख दे दें तो वो कोई आगे पीछे तो नहीं होगा, अगले दिन आप आएँ तो वहाँ पे ऑफिस ही ना नज़र आए। इस तरह का नीज कुछ चीज़ होनी चाहिए। तो इन चीज़ों से बचने के लिए इसका बेहतर तरीका यही होता है कि बंदे की पहले क्रेडिबिलिटी आप चेक करें। अगर बंदे की इतनी वर्थ आपको महसूस होती है, उस अड्डे की, उस ठिए की, उस ऑफिस की वर्थ है जिस वक्त के अंदर वो बैठा हुआ है, तो उस चीज़ को आपको लाजमी कंसिडर करना चाहिए कि वो कितने अरसे से काम कर रहा है, मार्केट में उसकी रेपुटेशन ऐसी है कि हम लोग उसको इतनी पेमेंट दे दें तो वो उसको कोई ऐसा मसला कोई नहीं बनेगा। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप उसके ऊपर जो रिक्वायर कर सकते हैं, आप उस स्टेट की रिसीविंग रिक्वायर कर सकते हैं जिस बंदे के पास वो फार्म है। अब लेट्स सपोज किसी ऑथराइज डीलर के हो, किसी प्रॉपर्टी फॉर यू लेट्स सपोज, या किसी और बंदे को रत्तर एसोसिएट हो गया, अली सकलैन हो गया, एबीएस डेवलपर्स हो गया, किसी भी डेवलपर को अगर वो आप उनको बैरिया ने डील दी थी, तो वो बैरिया खुद आपको बताएगा कि ये डील जो थी, फलान जो डील थी, वो हम लोगों ने किस डेवलपर को दी थी या किस उसको दी थी। तो आप जाके उस डेवलपर से इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं कि मैं इस प्लाट की ओपन फार्म की डील करने के लिए जा रहा हूँ और भी मैं इस बंदे को पैसे देने के लिए जा रहा हूँ, तो ये क्या आपसे फार्म निकला हुआ है, ठीक है। और फिर जो है वो आप ओपन फार्म उसको देखने की भी डिमांड कर सकते हैं कि एक दफ़ा अपना उस जिस बंदे के पास ओपन फार्म है उसको आप देखें, उसके पास ओरिजिनल ओपन फार्म है तो वो कोई मसला नहीं है, उस बंदे को आप प्रोसीड कर सकते हैं। और इसमें ऐसी कोई मसला नहीं है, ओपन फार्म के ऊपर स्टे भी लग जाता है, ओपन फार्म की फ़ाइल जो है वो ब्लॉक भी हो जाती है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर कोई खुदा ना खासा बंदा आपसे फ्रॉड करने की कोशिश करता है। तो इसका सिक्योर तरीका ये होता है कि जिस बंदे के पास ओपन फार्म है उस बंदे के पास उस स्टेट की रिसीविंग भी होनी चाहिए,
क्योंकि वो खाली फार्म अगर किसी बंदे के हाथ लग भी जाता है तो वो जाके ऐसे जमा नहीं करवा सकता बैरिया टाउन में। इस हवाले से भी ये सिक्योर है। उसके ऊपर बैरिया स्टैंप रिक्वायर करता है उस बंदे की, उस स्टेट की, जिस स्टेट को बैरिया ने वो डील दी होती है। तो जितनी देर तक वो स्टैंप मोस्टली इसी चीज़ को सिक्योर करने के लिए बिल्कुल एट द एंड हम लोग वो स्टैंप करवाते हैं, ताकि किसी को खुदा ना खास्ता अगर कोई मसला बन भी जाए, वो गुम हो गया है आपसे ओपन फार्म, तो आपको कोई परेशानी ना बने और आप उस चीज़ को जो है वो अपना दोबारा बैरियर को एप्लीकेशन दे के वो आप अपना रिवाइव करवा सकते हैं, उसके ऊपर स्टे ले सकते हैं। पुलिस रिपोर्ट वगैरह करनी पड़ेगी लेकिन चीज़ आपकी सिक्योर हो जाती है। तो उससे पहले जिसमें ये चीज़ होती है कि जिस वक़्त स्टैंप लग जाती है, स्टैंप आखिरी जो एक स्टेप होता है, स्टैंप के बाद वो सिर्फ जमा ही होना होता है। तो हम लोग इसको सिक्योर डील को इसी तरीके से करते हैं कि जिस वक़्त जमा करवाने से लास्ट मोमेंट के ऊपर हम लोग वो स्टैंप वाले बंदे को बुलाते हैं, वो आके उसकी वेरिफिकेशन करवा के उसके ऊपर स्टैंप कर देता है और इस तरीके से हम लोग इसको डील को मैच्योर कर लेते हैं। तो आपको रिसीविंग लेनी चाहिए उस बंदे की, और या कम से कम उसकी फ़ोटोकॉपी है उस बंदे के पास होनी चाहिए जो बंदा प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, कि इस प्लॉट की जो है ना वो बंदा आपको रिसीविंग दे रहा है। तो इस तरीके से आप इसकी ओपन फार्म की डील मैच्योर कर सकते हैं। तो ओपन फार्म कतन कोई बुरी चीज़ नहीं है, इसमें कतन कोई फ्रॉड वाला एलिमेंट नहीं होता, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। थोड़ा-सा आपको मुहतात रह के इसका करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आप ईज़िली इसकी ओपन फार्म की डील कर लेते हैं। मैं आज भी सुबह ओपन फार्म एक जमा करवाया है, मैंने कल भी ओपन फार्म जमा करवाया है। ये बिल्कुल रेगुलर प्रोसीजर है, रेगुलर प्रैक्टिस है, तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ओपन फार्म जो होता है ये फर्स्ट अलाटी होता है और इसका ओपन फार्म का मालिक सिर्फ बैरिया होता है। तो बैरिया के बिहाफ के ऊपर साइन करने के लिए मलक रियाज ने नहीं आना, वो डेफिनेटली उन्होंने जिस ऑथराइज्ड डीलर को दिया हुआ है वही ऑथराइज्ड डीलर ही उसको सेल करता है और इस तरीके से हम लोग इसको डील को मैच्योर करते हैं ओपन फार्म की। तो बैरिया टाउन के अंदर, बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर काफ़ी ओपन फार्म आए हुए हैं, रेजिडेंशियल प्लाट, कमर्शियल प्लाट। तो किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए या अपनी प्रॉपर्टी की सेल परचेज के लिए आप मेरे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।